नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन का तीसरा अध्याय लेकर आए हैं और जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व। इसमें हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु आता है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता और राजनीतिक सिद्धांत की पतन की ओर उन्मुख है। इन दो बिंदुओं पर हम चर्चा करके यह निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं और राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है और राजनीति क्या होती है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में। और तृतीय अध्याय में हम ये प्रासंगिकता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किससे होता है, कैसे होता है, जिसमें हम दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही विषयों को लेकर साथ चलते हैं और दर्शन और विज्ञान दोनों को साथ लेकर के ही जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सिद्धांत का रूप ले लेते हैं, वही अवधारणाएं कहलाती हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न विचारकों ने ऐतिहासिक, तुलनात्मक, आनुभविक और अन्य अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से राजनीति की मूलभूत अवधारणाओं की जांच की, परख की और राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया। अब विद्यार्थियों, हमारे सामने प्रश्न ये होता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो कितने प्रासंगिक हैं, क्या वर्तमान समय में उनकी कोई महत्ता या कोई उपयोगिता है या खाली खोखले मात्र हैं। जैसा कि हम देखें, प्राचीन यूनानी दार्शनिक, भारतीय चिंतक, उदारवादी, मार्क्सवादी, व्यवहारवादी, इन सभी विचारकों द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं उनका क्या महत्व है और क्या महत्व रखते हैं, इनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम रेखांकित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला बिंदु आता है पारिभाषिक शब्दावली के विषय में वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करना। पारिभाषिक शब्दावली के विषय में वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करने से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है प्यारे बच्चों कि जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता और न्याय जैसे मूल्यों की रक्षा करने पर काफी जोर दिया, इन सिद्धांतों पर काफी जोर दिया। इनके लिए यह जरूरी था कि राजनीतिक अवधारणाओं के विषय में हमारे मस्तिष्क में एक स्पष्टता बनी रहे, किसी प्रकार का भी इसमें अस्पष्टता नहीं रहे, स्पष्टता बनी रहे। विचार हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका प्रयोग जो है अच्छे प्रकार से हम कर सकते हैं, उसको अपने उपयोग में लेकर आ सकते हैं और यह स्पष्टता सही विश्लेषण से हासिल की जाती है। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन हम स्वतंत्रता, लोकतंत्र, प्रभुसत्ता जैसी अवधारणाओं के विकास और उनके अर्थ को हम समझने में सहायता हमें मिलती है। और जैसा कि हम देखें बच्चों, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका के बहुत से देश जो हैं वो लोकतांत्रिक तो कहलाते हैं, लेकिन क्या वहां पे ये व्यवस्थाएं वास्तव में लोकतांत्रिक हैं? क्या ये सभी सिद्धांत वहां पे सुचारू रूप से संचालित होते हैं? इसके लिए हमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता के परंपरागत और आधुनिक दोनों ही सिद्धांतों का विश्लेषण करना पड़ेगा, तथ्यों को जुटाना पड़ेगा, आंकड़ों को जुटाना पड़ेगा और मूल्यों को साथ लेते हुए हमें इसका विश्लेषण करके इन सिद्धांतों को हमें कार्य रूप में परिणत करके देखना होगा कि वास्तव में वहां पर ये सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किए हुए हैं या नहीं। इस प्रकार से दूसरा बिंदु यह आता है बच्चों, ऐतिहासिक और तुलनात्मक समझ हासिल करना। ऐतिहासिक और तुलनात्मक समझ हासिल करने से क्या अभिप्राय है बच्चों कि राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य है ऐतिहासिक सामग्री और ज्ञान की इस शाखा में जो विकास हुआ है उनके बीच में आपस में संबंध को जोड़ना है। राजनीति के छात्र ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से वर्तमान समाज इतिहास के किन दौरों से गुजरा है, मतलब किन रास्तों से, किन मार्गों से होकर गुजरा है। जब राज्य संस्था विकसित नहीं हुई थी तब निर्णय लेने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं थी, कौन सी शक्ति थी जो हमारे लिए निर्णय लिया करती थी। क्या राज्य संस्था का विकास कैसे हुआ, तो राज्य संस्था का विकास कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये सभी चीजों का हमें ऐतिहासिक और तुलनात्मक समझ हमें हासिल करनी होती है। यूरोप में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, राष्ट्र राज्यों के विश्व शक्तियों का रूप कब और कैसे ग्रहण किया गया, विभिन्न समाजों में वर्ग, जाति, लिंग, रंग के आधार पर किस तरह के भेदभाव मौजूद रहे। राजनीति के विद्वान इन बातों की अच्छी समझ रखते हैं और इस ज्ञान का उपयोग दो या अधिक राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना के लिए किया जाता है। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमें दो या दो से अधिक राष्ट्रों को साथ लेकर चलना होगा और उनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही हमें
निष्कर्ष निकालने होंगे। उदाहरण के लिए जब हम ये देखते हैं कि चीन की तुलना में अमेरिका ज्यादा स्वतंत्र है और रंगभेद 1994 में की समाप्ति से पहले दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों की स्थिति भारत के दलित वर्गों से भी ज्यादा बदतर थी। तो इन निष्कर्षों की सच्चाई को परखने के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य और आंकड़े होने चाहिए, पर्याप्त सिद्धांत होने चाहिए, तभी हम इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका का बताया गया, चीन और अमेरिका का बताया गया, और जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका और भारत का बताया गया। तो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही हम इन सिद्धांतों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तीसरी बात बच्चों आती है राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीतिक संरचनाओं यानी राजनीतिक जो सरकार होती है उसके वैधीकरण में सहायक बनती हैं। अब बात ये आती है कि जो सरकारें, सत्तारूढ़ सरकारें हैं, जो स्थापित सरकारें हैं, उनकी क्या विचारधारा है, या जो दल चुनावों में प्रतियोगिता के माध्यम से सत्ता के अंतर्गत आए हैं, उनकी कोई निश्चित विचारधारा अवश्य होगी, तभी जाकर के वे सत्ता में अपना स्थान बना पाए हैं। सरकारें केवल दमन या आतंक के सहारे ही नहीं चलती हैं, उनके लिए क्या होता है, वैधीकरण भी आवश्यक होता है। मतलब जनता की स्वीकृति, जनता का मत आवश्यक होता है। जनता यह समझे कि अमुक दल यानी कि कोई दल व्यक्ति को देश पर शासन करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। वैधीकरण का अर्थ ये होता है बच्चों कि आम नागरिक नियमों का पालन करे और ये समझे कि नियम उनकी सहमति से बने हैं, और किसी भी कानून का पालन करते समय वे उसकी वैधता को मंजूर करते हैं। इस तरह की मंजूरी का अर्थ यह है कि नागरिक राज्य व्यवस्था अथवा राजनीतिक संस्थाओं का अनुमोदन कर रहे हैं और उन्हें वे वैध या न्यायसंगत मानते हैं। तो क्या अभिप्राय हुआ वैधीकरण का? वैधीकरण का बच्चों ये अभिप्राय हुआ कि जो सत्तारूढ़ दल है वो किसी न किसी विचारधारा को साथ लेकर के, किसी न किसी सिद्धांतों को साथ लेकर के ही चलती है, और उन सिद्धांतों को जब आम जनता स्वीकार करती है, उन विचारधाराओं को जो आम जनता स्वीकार करती है, तो उसी दल को वह मत देती है, और मत देने के बाद जब वह राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त कर लेता है, तभी वह सत्ता में शासन स्थापित करता है या सत्ता में विद्यमान होता है। फिर बात आती है बच्चों कि जो ये नियम और निर्णय करते हैं, जो ये राजनीतिक दल जब सरकार बन जाती है और जब ये नियम और निर्णयों को लागू करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए स्वीकार्य होते हैं, क्योंकि हमने ही उनको चुन करके वहां भेजा है। हमारी मांगों को, हमारी आकांक्षाओं को, हमारी निष्ठाओं को वो पूरा करने के लिए हर समय तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं राजनीतिक विचारधारा और सिद्धांतों का बहुत ही महत्व रहा है। सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक विचारधाराओं का उपयोग किया जाता है, और समाज के विभिन्न वर्ग या विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद, साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद, बहुजन समाज, आत्मसम्मान आंदोलन या अन्य किसी और विचारधारा की भी दुहाई दे सकते हैं। इन विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करके वे आम जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाब होते हैं, और इससे उनकी सत्ता को सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, और यह सरकार का वैधीकरण हो जाता है, मतलब जनता के द्वारा उसकी स्वीकृति हो जाती है। तो यहाँ पर भी राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधारा का प्रयोग किया गया। अब बात आती है, चौथा बिंदु आता है, राजनीतिक सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण को उदार बनाते हैं, लिबरल बनाते हैं। किस प्रकार से? राजनीतिक दर्शन हमारे दृष्टिकोण को उदार बनाता है, जिसमें हमें सहनशीलता आती है। सहनशीलता मतलब सहिष्णुता आती है, हमें किसी बात को सुनने की क्षमता, उसका जो कानून बनाए, नियम बनाए, उसको समझने की क्षमता, ये क्षमताएं हमारे समक्ष राजनीतिक दर्शन से, उसके दृष्टिकोण से, उनके सिद्धांतों से आती हैं। और ये भाव जगता है कि अपने से भिन्न विचार रखने वाले लोगों या सिद्धांतों को निंदनीय नहीं मान लेना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे विचार हमारे लिए सम्माननीय है, ऐसे ही दूसरों के विचार भी हमारे लिए उतने ही सम्माननीय है। इसलिए उनको समझना, उनको किसी प्रकार से अपने जहन में उतारना और उसकी निंदा न करना, ये हमारी सहनशीलता यानी सहिष्णुता का पर्याय होता है। सहिष्णुता का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में एक विशेष महत्व रहता है बच्चों, और यह जरूरी है कि जनता में उदारता और सहनशीलता की भावना भी होनी चाहिए। चुनाव में विजयी दल सरकार का निर्माण करता है तथा
विरोधी दल लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाता है। यह बात हमें सर्वविदित है बच्चों कि जो सत्तारूढ़ दल होता है वो शासन का संचालन करता है, और जो इसकी विपक्ष की पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, वो एक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करती है। वह सत्तारूढ़ दल की आलोचना, प्रत्यालोचना और प्रशंसा वह समय समय पर करती है और उसको गैर जिम्मेदार होने से बचाती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यह भी आवश्यक है कि जाति, मजहब या रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो समाज में। और भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विफलता यह भी रही है कि हमारे देश में चुनाव जो जीते जाते हैं वो जातिगत और सांप्रदायिकता के आधार पर लड़े जाते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। इसके बाद बच्चों बात आती है शांति स्थापना का लक्ष्य। राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार से शांति स्थापना के लक्ष्य में भूमिका अदा करते हैं। अब इसके अंतर्गत राजनीति को मूल्य निरपेक्ष बनाने का परिणाम यह हुआ कि यह कहा जाने लगा कि सिद्धांत शास्त्रियों को वैज्ञानिकों की तरह तटस्थ रहना चाहिए। उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि अमुक शासन प्रणाली अच्छी है कि अमुक अच्छी नहीं है, परंतु नाजीवाद और फासिस्टवाद व्यवस्था में मानव जाति के लिए जो चुनौतियां पैदा की हैं उससे निपटना जरूरी था। इसमें क्या बात बताई गई है कि राजनीति को मूल्य निरपेक्ष बनाने का परिणाम यह हुआ कि यह कहा जाने लगा कि सिद्धांत शास्त्री क्या कहते हैं कि वैज्ञानिकों की तरह हमें तटस्थ रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। हमें किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी शासन व्यवस्था के बारे में यह नहीं सोचना चाहिए कि यह अच्छी है या बुरी है, इसमें यह देशात्मक शासन प्रणाली बहुत अच्छी है या साम्यवादी अच्छी है या फिर लोकतांत्रिक प्रणाली अच्छी है। हमें इस प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। परंतु बच्चों यदि हम देखें नाजीवाद और फासीवाद जो मानव जाति के लिए चुनौतियां पैदा कर दी और बहुत सी उनसे निपटना हमारे लिए कितना जरूरी हो चुका था, इन व्यवस्थाओं के कुपरिणाम सामने आ जाने के बावजूद यदि सिद्धांत शास्त्री मूक दर्शक बने रहते हैं तो ये हमारी बड़ी विडंबना ही रहेगी। और यह भी और इसके अलावा और हो भी क्या सकता है कि हम उसको खाली मूक दर्शक बन के देखते रहें। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन नाजी उत्पीड़न के शिकार भी हो चुके थे और उन्होंने अपना देश छोड़कर अमेरिका की शरण भी ली थी। मूल्य निरपेक्षता की राजनीति पर उनकी यह टिप्पणी विचारणीय है कि यदि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य यह बना ले कि पृथ्वी से समूल मानव जाति का विनाश कर दिया जाए तो क्या फिर आप उसके दृष्टिकोण का विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल अवश्य करेंगे। क्या आप यही कहेंगे कि उसे मनमाने प्रयोग या परीक्षण की छूट दे देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार से हमें मूक दर्शक बन करके जो मानव प्रजाति का विनाश करने में तुला हुआ है उसके प्रति हमें क्रांति या उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। उसके मनमाने प्रयोग पर पाबंदी हमें लगानी चाहिए। हम आम जनता को, सर्वसाधारण को इसके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या आप राजनीतिक उद्देश्यों या मजहबी उन्माद से प्रेरित आतंकवाद का विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल अवश्य करेंगे। अर्नाल्ड ब्रेस्ट हैं, वो कहते हैं सिद्धांत शास्त्रियों ने मूल्य निरपेक्ष राजनीति के खतरों को समझा, इसलिए वे लोकतंत्र और शांति स्थापना के लक्ष्य को सर्वोपरि स्थान देते हैं। डेविड हेल्ड ने भी युद्ध और शांति के प्रश्नों का राजनीति में केंद्रीय समस्या माना और शस्त्र व्यापार द्वारा भारी लाभ कमाने की प्रवृत्ति और महाविनाश के हथियारों में वृद्धि बहुत खतरनाक है। सिद्धांत शास्त्रियों को मानना चाहिए कि वे ऐसे मूल्यों के निर्माण में योगदान दें जिससे सभी राष्ट्र गुलामी, शोषण और परमाणु युद्ध के खतरों से मुक्त होकर शांति और सम्मान का जीवन बिता सकें। प्रभुसत्ता, देशभक्ति, धर्म, राष्ट्रीयता, ये सभी बातें जो हैं जिनकी नई व्याख्याएं आवश्यक हैं, नहीं तो विनाशकारी शक्तियां विश्व को तबाह कर देंगी। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि डेविड हेल ये कहते हैं कि जो युद्ध और शांति के प्रश्नों को राजनीति का केंद्रीय समस्या माना गया है कि जहां शांति हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण विषय है, शस्त्र व्यापार है, महाविनाश की प्रवृत्तियां हैं, महाविनाशकारी हथियार हैं, इन सभी चीजों पर हमें पुनः सिद्धांत शास्त्रियों को पुनः मूल्यों को जोड़ते हुए इनमें अपना योगदान देना चाहिए और राष्ट्र गुलामी, शोषण से पूरी तरह मुक्त हो, परमाणु युद्ध के खतरों से मुक्त हो, शांति और सम्मान के प्रति अपने आप को समर्पित करे और इसी प्रकार से प्रभुसत्ता, देशभक्ति, धर्म, राष्ट्रीयता, इन सभी बातों पर अपनी नई व्याख्याएं प्रदान करे जिससे कि विनाशकारी शक्तियों से वह बच सके। अब छठा बिंदु आता है उसकी महत्ता के परिप्रेक्ष्य में, उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में कि राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से विकासशील देशों के उत्थान का लक्ष्य है। निश्चित रूप से जहां राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाया जाता है वहां पे विकासशील देशों के अंतर्गत या विकसित देशों के अंतर्गत उसका उत्थान या उसका विकास निश्चित ही है।
आगे हम देखें परंपरावादी विचारकों की बात देखें, बेंथम, ग्रीन, कार्ल मार्क्स और गांधी की ही तरह आधुनिक लेखक भी सामाजिक आर्थिक न्याय की ही बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से परंपरावादी आधुनिक विचारक जो है सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए अपने आप को उन्होंने सिद्धांत निर्माण किया, उसी प्रकार से आधुनिक लेखक भी सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और दूसरे महायुद्ध के बाद विद्वानों का ध्यान विकासशील देशों की राजनीति की ओर विशेष रूप से आकृष्ट भी हुआ। वहां की बेरोजगारी की समस्याएं, असमानता की समस्याएं, ब्रिटिश और अमेरिका जैसे विकासशील देशों की भी अपनी अपनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जहां हम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों के प्रश्न हैं, वहां इन समस्याओं ने विस्फोटक रूप ग्रहण कर लिया है। और जो लोग अभावों से ग्रस्त हैं, उनकी एक बड़ी मजबूरी यह है कि उनका उन शक्तियों और कारकों पर कोई नियंत्रण नहीं जहां उनके कष्टों के लिए जिम्मेदार हैं। चूंकि सारे महत्वपूर्ण निर्णय तो देश की राजधानी में बैठे हुए एक ऐसे विशिष्ट वर्ग द्वारा लिए जाते हैं जो गरीबी से कोसों दूर होते हैं, इसलिए आधुनिक सिद्धांत शास्त्रियों का क्या कर्तव्य है, वे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करें जिससे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में गरीबों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। इसमें विचार प्यारे बच्चों, इसमें जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, राजनीतिक विचारक हैं, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये विकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं, ये किस प्रकार से देश के लिए निर्णय करते हैं। कुछ विशिष्ट वर्ग ही जो होता है वो निर्णय करता है पूरे संपूर्ण देश के लिए, लेकिन निर्णय तो करता है, लेकिन वह वह उन लोग जो लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों से बिल्कुल भी परिचित नहीं होता, उनकी समस्याओं से परिचित नहीं होता। तो सिद्धांत शास्त्रियों को क्या करना चाहिए, सिद्धांत शास्त्रियों को यह करना चाहिए कि उन निर्धन और गरीब लोगों की सहभागिता बनी रहे, इसके लिए उनसे संबंधित जो विचार है उनको वहां तक, उन राजनेताओं तक, उन सत्ताधारियों तक पहुंचाए। इसके बाद बात आती है बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत शक्तिशाली आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि सिद्धांत तो मात्र कल्पना या आदर्श की बातें करते हैं। किसी भी कर्मशील व्यक्ति या क्रांतिकारी का सिद्धांतों से क्या लेना देना है, वास्तव में ऐसी बातें नहीं हैं। लेनिन जैसे क्रांतिकारी नेता ने सिद्धांतों के महत्व को बखूबी समझा है और उन्होंने कहा है कि जब तक हम क्रांति एक विकसित या प्रगतिशील सिद्धांत के बिना कोई पार्टी संघर्ष या नेतृत्व नहीं कर सकती। उसने यह बात 1902 में कही और यह कहा कि क्रांति जब हमें करनी है तो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के करनी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत जो है, जिसमें हम बात करते हैं क्रांतिकारी सिद्धांत की बात करते हैं, तो बिना क्रांतिकारी सिद्धांत के कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जब मजदूर वर्ग क्रांति करता है तो उसके पीछे सिद्धांत होता है क्रांति का, सभी को समान बनाए रखने का, साम्यता का सिद्धांत रहता है, तभी जाकर के वह उस सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ सरकार के प्रति क्रांति करता है। अब हम देखें प्यारे बच्चों कि हमने ये जो 7 पॉइंट देखे जिसमें राजनीतिक सिद्धांत की महत्ता और उपयोगिता को बताया गया है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का उस युग या उस विचारक से ज्यादा महत्व है जिस युग में या जिस विचारक द्वारा उनका प्रतिपादन किया गया था। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो विचारक जिस युग का है उस युग के लिए वह राजनीतिक सिद्धांत अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राचीन राजनीतिक सिद्धांतों को या ऐतिहासिक राजनीतिक सिद्धांतों को वर्तमान राजनीतिक सिद्धांतों से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हमें एक नए राजनीतिक सिद्धांत का भी निर्माण करना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत समय की परिसीमा में नहीं बंधे होते, आज से पहले भी उनका महत्व था और आज भी उनका उतना ही महत्व है और आगे आने वाले समय में भी उसका कहीं ना कहीं अत्यधिक महत्व ही रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं लोकतंत्र की, स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय की, ये पहले भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले भविष्य में भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेंगी। एलन बाल है, वो कहते हैं बच्चों कि विचारधाराएं सिर्फ राजनीतिक रचनाओं या सरकारों को वैधता देने का काम नहीं करती हैं। मतलब विचारधाराएं जो होती हैं वो सिर्फ राजनीतिक रचनाओं या सरकारों को वैधता देने का काम नहीं करती हैं, बल्कि परिवर्तन लाने में भी सहायक सिद्ध होती हैं। जो सिद्धांत होते हैं वो खाली मात्र रचना या सरकारों की वैधता नहीं है, उसमें परिवर्तन लेके आना, अपनी जीवन प्रक्रिया में परिवर्तन लेकर आना, राजनीतिक प्रक्रिया में परिवर्तन लेकर आना, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाती हैं। उनसे यह समझने में भी ये मदद मिलती है बच्चों कि अमुक परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हुए वर्तमान की परिस्थितियों
वर्तमान की समस्याओं को, वर्तमान की परिस्थितियों को हम सुलझा सकते हैं, समाधान पेश कर सकते हैं। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार से वर्तमान समय में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है और महत्ता सिद्ध कर सकता है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसके साथ ही बच्चों, हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और उसमें हम राजनीतिक सिद्धांत पतन की ओर उन्मुख है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत को पतन की ओर उन्मुख बताया गया है। इसके साथ ही बच्चों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।